अस्सलाम नाज़रीन, सबसे पहले कौम को बहुत बहुत मेरा ख़्याल है मुबारक हो। अरशद नदीम भाई ने एक और मार्का मारा है। एशियन एथलेटिक्स गेम पे कई सालों बाद गोल्ड मेडल लेके आए हैं और बेहतरीन उन्होंने थ्रो मारी थी 85 मीटर प्लस की। और मेरा ख़्याल है कि उनको जितना सराहा जाए, अवार्ड दिए जाएँ, कम है। बल्कि थोड़ी सी हमने इस पर डीप डाइव किया है। जिन लोगों ने उनको प्लॉट प्रॉमिस किए थे, तो मास भाई जो चीफ़ आर्मी स्टाफ ने प्लॉट दिया था, उनको बाकी 9 लोगों ने प्लॉट अभी तक नहीं दिए। तो काइंडली उन लोगों को शर्मिंदा करें जिन्होंने वादा किया था उनको तोहफे देने के लिए, उस पर फेम लिया था, लेकिन अभी तक दे नहीं पा रहे। ये चलता रहता है हमारे यहाँ। जब कोई जीत के आता है तो फिर सारे पहुँच जाते हैं गले मिलने। हर कोई कहता है जनाब हम आपको ये देंगे वो देंगे, लेकिन चीज़ एक्चुअली फ्रूइशन को पहुँचती नहीं है। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन इसके बावजूद उस बंदे की मेहनत है, अनथक मेहनत है, जिसकी वजह से वो फिर मेडल लेके आए। और उनको काफ़ी इंजरीज़ भी रहती हैं बाय द वे। ये जेवलिन वाली गेम जितना भी हम रिसर्च करते हैं, तो आपके फ्रंट नी यानी कि जो आपका पैर आगे गिरता है, उस पर बहुत प्रेशर डालती है। उनकी इस पर सर्जरी भी हो चुकी है। तो मैं समझता हूँ बड़ी हिम्मत वाली बात है और बड़ी एक खुश होने का मौका है। बल्कि मई का महीना पूरा ही पाकिस्तान के लिए बहुत ही, मैं समझता हूँ, हैपनिंग महीना रहा है और बड़ी विन्स हुई हैं। इंडिया ने हमारे पे एक अनफेयर जंग की, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, उसमें अच्छा रिस्पॉन्स आया अल्हम्दुलिल्लाह। हमने अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत सारे लोग शहीद हुए, लेकिन हमने इंडिया को एक ताबड़तोड़ जवाब दिया। अरशद नदीम साहब जो हैं वो गोल्ड मेडल जीत गए। लाहौर कलंदर्स जो है वो PSL का फाइनल जीत गई और बांग्लादेश को हमने क्लीन स्वीप कर दिया T20 के अंदर। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ओवरऑल पोजीशन बेहतर लग रही है। इसके अलावा इतनी अच्छी खबरें नहीं हैं। ज़ाहिर है ये ईऑन अपडेट्स है तो अच्छी खबरें तो यहाँ होती ही नहीं, लेकिन मैं कहा चलो आज ज़रा पॉजिटिव स्टार्ट कर लें। वरना सलमान यही सोचता है कि सुबह भी डिप्रेशन, शाम भी डिप्रेशन। ये ना हो के पता चले कि सलमान साहब भी डिप्रेशन के हाथ ज़िंदगी से धो बैठे हैं। सबसे पहली खबर है जी, PMLN इलेक्शन जीत गया। सियालकोट में MPA का इलेक्शन था। और इलेक्शन हम क्यों करवा रहे हैं मुझे नहीं पता। पाकिस्तान में 2024 के बाद तो इलेक्शन होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप जो भी इलेक्शन करवाएंगे उसका रिज़ल्ट जो है वो आवाम की मर्ज़ी का नहीं आएगा। PTI ने मैसिव रिगिंग की क्लेम की है। जो खातून MPA की सीट जीती हैं वो एक्चुअली सीट उनके वालिद जीते हुए थे 2024 के इलेक्शन में, फिर वो फौत हो गए, तो एक सिंपथी वोट भी उस खातून को मिला, जिसकी वजह से वो सामने आ गई। वो पहले चेयरमैन भी रह चुकी हैं UC की अपने। लेकिन हमारे यहाँ अब कोई भी इलेक्शन होता है तो उसका जो रिज़ल्ट निकलता है, जो विनर होता है, उसके ऊपर एक काला धब्बा ही लगा होता है। वो किसी भी सियासी जमात का हो, किसी भी वक्त का हो। उसकी वजह यह है कि जो 2024 के इलेक्शन में चीज़ें हो चुकी हैं ना, उसके बाद कोई बंदा ये कहे कि इस इलेक्शन का रिज़ल्ट इस तरह आया और ये फेयर है, मेरा ख्याल है एक बेवकूफ़ाना बात होगी। और जब तक 2024 के इलेक्शंस के रिज़ल्ट्स का एक हतमी नतीजा नहीं निकलता कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू, तो आप कोई भी इलेक्शन कराते हैं बेमायनी होता है। इनफैक्ट मैं समझता हूँ टैक्स पेयर ऑफ पाकिस्तान के पैसों का ज़ाया होता है। ये जो करोड़ों रुपए लगते हैं इलेक्शन कराने में, इससे बेहतर ये कि सर ये पैसे बचाए जाएँ, अपॉइंटमेंट कर दी जाए वहाँ पे, ताकि आसानी रहे, तसलसल रहे। हम हमेशा ये बिलीव करते हैं कि जो भी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आप लाना चाहते हैं लाएं, लेकिन डिक्लेयर करके लाएं कि भाई यहाँ पे अपॉइंटमेंट के जरिए काम चलता है। डीप स्टेट मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट फैसला करते हैं कि ये बंदा प्राइम मिनिस्टर है, ओके ठीक है, उसको भी टाइम दें। 5 साल कोई ज़्यादा देर होती नहीं है। असल मैं 33 साल का हो गया, तो ये 5 साल के अगर वक्फे चल रहे होते तो मेरी ज़िंदगी के अंदर ही मैंने आप समझे 6 और ये 7वां वक्फा चल रहा होता, तो आप इस तरह चला लें। लेकिन जमहूरियत का एक लिबादा पहन के आप लोगों को एक गलत उम्मीद दिला देते हैं। लोग निकलते हैं, वोट करते हैं, कैनवसिंग करते हैं, कैंपेन करते हैं, पैसे लगाते हैं अपने कैंडिडेट के लिए, और जब रिज़ल्ट नहीं आता फेयर, तो फिर एक बहुत तकलीफ़ का बायस बनता है। और ये चीज़ जो है लोगों को स्टेट से और स्टेट के कॉन्सेप्ट से दूर करती है। तो इस इलेक्शन में भी ऐसा ही हुआ। इंटरेस्टिंगली इनफ PTI ने तो मैसिव रिगिंग की क्लेम की ही की। पीपल्स पार्टी के मैदान में कूद पड़ी, उन्होंने कहा जनाब यहाँ पे रिगिंग हुई है। यानी कि जो इत्तेहादी पार्टनर है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उन्होंने भी कहा रिगिंग हुई है। अगर उन्होंने ये इन स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी कहा है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर उन्होंने पॉइंट स्कोरिंग के लिए कहा है ताकि कल को वो PMLN को ब्लैकमेल कर सकें, क्योंकि जो कोalition गवर्नमेंट होती है ना उसमें ब्लैकमेल चल रहा होता है। वो कहीं से मूव खेलती है PPP के हमें ये एक्स्ट्रा चीज़ मिल जाए, PMLN कोई मूव खेलती है कि हमें ये एक्स्ट्रा चीज़ मिल जाए, तो ये एक टग ऑफ वॉर चलता रहता है। उस तरह उन्होंने ये किया, लेकिन मैसिव रिगिंग के अंदर ये चीज़ चली गई है। और मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में मज़ीद इसकी तफसीलात जब सामने आएंगी तो ये चीज़ सच साबित होगी। एक थोड़ी ऑब्स्क्योर खबर लाएं, लेकिन ये खबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये सुनना भी आपके लिए ज़रूरी है। मानसेरा बार एसोसिएशन ने प्रोहिबिट कर दिया है, अपना इजलास बुला के, जो वकीलों का होता है, प्रोहिबिट कर दिया किसी भी लॉयर को रिप्रेजेंट करने के लिए उस क्लाइंट को जो उसके ऊपर ब्लास्फेमी की एक्यूजेशन हो। अब ब्लास्फेमी लॉ से हमारा क्या मौक़िफ़ है, बड़ा क्लियर है। कोई भी बंदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कुरान की, सहाबा की तौहीन करेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हाउएवर जब आपके ख़िलाफ़ FIR दर्ज होती है तो आप गिल्टी नहीं होते। जब आपके ख़िलाफ़ मुकदमा स्टार्ट होता है तो आप गिल्टी नहीं होते।
तो राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन भी उतना ही क्रिटिकल है। अगर एक इलाके की बार एसोसिएशन एक फ़ैसला कर दे कि जनाब कोई भी हमारा जो वकील है वो पेश नहीं होगा अक्यूज़ की तरफ से जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया ब्लास्फेमी का, इसका मतलब है कि आप किसी पे भी ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगाएंगे मानसेरा के एरिया में तो उस पर वकील नहीं होगा। अगर उसको बेचारे को वकील नहीं होगा, मुकदमा कैसे लड़ेगा? ये एक बैकवर्ड रिग्रेसिव सोच है और हैरानकुन बात है, ये वकीलों की तरफ से आई है। हालांकि मेरे ख्याल से तो ओपन एंड शट मामला है कि भाई आप पे कोई भी मुकदमा किसी भी नौयत का हो, मर्डर का हो, ब्लास्फेमी का हो, क्या कहते हैं, रेप का हो, आपको राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन है। काजी के सामने जब आप पेश होते हैं तो आपका मुकदमा लड़ने के लिए लोग आपके साथ होते हैं। काजी फैसला करता है कि आप जो हैं सही हैं या गलत हैं। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें सामने आई हैं। एक कि हमारे कानून के जो रखवाले हैं, लॉयर्स, उनको कानूनी कोई परवाह नहीं है। उनको राइट ऑफ फेयर ट्रायल, राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन की कोई परवाह नहीं है। वो कहते हैं जनाब हम ही जज, जूरी, एग्जीक्यूशनर हैं। और दूसरी चीज़, आपके अपने वकीलों को ट्रस्ट नहीं है जस्टिस सिस्टम में कि अगर वकला रिप्रेजेंट करें अक्यूज्ड को तो जज जो है वो सही फैसला नहीं कर पाएगा। यही तो वजह है ना, वरना कहेंगे जनाब मेरिट पे केस लड़ते हैं, हम जीत जाएंगे, ये मेरिट हमारे फेवर में है। तो लॉयर्स को कानून की परवाह नहीं है और जजेस की भी परवाह नहीं है, क्योंकि लगता है जजेस फ्री एंड फेयर डिसीजन नहीं लेते। तो अगर लॉयर्स ही रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे जजेस को, इस सारे सिस्टम को, तो फिर मामला कैसे चलेगा? लेकिन ये रियलिटी है। अगर पाकिस्तान में आपने ड्रग्स प्रोक्योर करने हैं तो आप ये डॉक्यूमेंट्री देखें। अगर आपने पता करना है कौन सी रिहा फैसिलिटीज़ आपके लिए सस्ती हैं या महंगी है तो आप ये डॉक्यूमेंट्री देखिए। अगर आपने पता करना है पाकिस्तान पुलिस का एटीट्यूड क्या है टूवर्ड्स ड्रग एडिक्ट्स, ड्रग पेडलर्स, तो आप ये डॉक्यूमेंट्री देखें। पूरा पाकिस्तान ही कवर हो गया, तो खुदा के वास्ते ये डॉक्यूमेंट्री देखें। तीसरी स्टोरी जो हम आपके लिए आज लाए हैं वो है एक करप्शन की स्टोरी, और ये स्टोरी वी न्यूज़ और लाहौर न्यूज़ ने भी कवर की है। मुबैना तौर पे बताया जाता है कि जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आ रही है उसके अंदर मैसिव करप्शन अनकवर हुई है रमज़ान निगहबान पैकेज 2024 में। अब ये एक बहुत मेजर पैकेज था जो हमारी नवाज शरीफ गवर्नमेंट रमज़ान के अंदर लेके आई थी, और इसके ऊपर उन्होंने बहुत बड़े होर्डिंग्स, पोस्टर्स, इस तरह की चीज़ें लगाई थी, और इस पर उनकी काफ़ी बैकलैश ही फेस हुआ था सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, कि आपने क्या प्रमोशन कर रही है। लेकिन उसके अंदर अब जो तकरीबन करप्शन का स्कैंडल सामने आ रहा है वो बिलियंस ऑफ रुपीज़ का है। रिपोर्ट के मुताबिक 1.63 बिलियन के राशन जो तकरीबन 4,41,000 रेसिपिएंट इन लाहौर, रहीम यार खान, फैसलाबाद और रावलपिंडी थे, उनको नहीं मिला सामान, यानी कि जो उनको एलोकेटेड सामान था नहीं मिला। इसके साथ साथ 9,300 इनएलिजिबल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ने इलीगली तकरीबन 34.6 मिलियन यानी कि 3 करोड़ 46 लाख रुपीज़ का राशन अपनी तरफ लेगी। जो इनएलिजिबल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे वो तकरीबन 4,305 लाहौर, 961 रहीम यार खान, 2,211 फैसलाबाद और 1,823 रावलपिंडी से। ड्यू टू इनकरेक्ट डाटा तकरीबन 1.8 अरब का माल वेस्ट हो गया, यानी कि 1.63 अरब का माल डिलीवर नहीं हुआ लोगों को, 3 करोड़ का माल लोगों ने हथिया लिया इलीगली, और 1.8 अरब का माल ज़ाया हो गया। तकरीबन 5 लाख पैकेट जो डिस्ट्रीब्यूट होने थे टू रिसिपिएंट्स वो इनकरेक्ट एड्रेसेस से पहुंच गए, यानी कि लाहौर का एड्रेस था तो कहीं और पहुंच गया, फैसलाबाद था तो कहीं और पहुंच गया। ड्यू टू इनकम्प्लीट डेटा 16,597 केसेस कभी मिले ही नहीं, या तो उनके नाम मिसिंग थे या उनके फ़ोन नंबर मिसिंग थे। इससे आपको नजर आता है कि सरकारी डाटा कितना नाकस है कि लोगों के पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती। इससे आपको गवर्नमेंट की ओवरऑल सिचुएशन पता चलती है कि जब वो कोई अच्छा काम भी करना चाह रहे होते हैं तो उनके पास मुतलका डाटा नहीं होता इस चीज़ का। 20 करोड़ रुपए के राशन पैकेट 55,000 लोगों को जो दिए गए थे वो खाने के लायक नहीं थे, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट नहीं थे। और यहाँ पे पंजाब फूड अथॉरिटी का एक मेजर फेलियर सामने आया टू इंश्योर क्वालिटी चेक्स। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने ये डाटा फॉल्टी प्रोवाइड किया डिप्टी कमिश्नर को, डिप्टी कमिश्नर जो है इसको वेरीफाई नहीं कर पाए, फिर मिसमैनेजमेंट ट्रांसपोर्टेशन पे हुई, और फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में भी लिस्ट चेक नहीं की गई। अब होता क्या है कि सरकार कोई स्कीम लाती है, कई डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं जो सेफ फेयर्स करते हैं, तो जब कोई ब्रेकडाउन होता है तो फिर एक मेजर ब्रेकडाउन ही होता है। अब लगभग ये 5 से 6 अरब रुपए का घोटाला है, कुछ करप्शन की मद में, कुछ गंदे राशन की मद में, कुछ इनकरेक्ट डाटा की मद में। अब ये 5 से 6 अरब रुपए हर सूबे के लिए क्रिटिकल होते हैं। ओवरऑल जो पैकेज होता है उसके अंदर से अगर 5 अरब या 6 अरब का घोटाला हो जाए तो एक मेजर प्रॉब्लम होता है।
कुछ हमारे साथी थे, मुनीफ फारूक भाई, वो कहते हैं कि जी कोई मेजर स्कैंडल अभी तक सामने नहीं आया पीएमएल गवर्नमेंट का करप्शन का, तो लो जी आ गया। उसकी वजह ये है कि जब आप मंसूबे पे मंसूबा लॉन्च कर रहे होते हैं, आप 50, 60, 70, 100 मंसूबे लॉन्च कर दें, आपकी ब्यूरोक्रेसी और आपके सिस्टम्स का तपड़ नहीं है कि उनको एग्जीक्यूट करें। दे आर नॉट यूज्ड टू दिस। तो वेस्टेज एक मेजर क्रिटिकल फैक्टर होता है। अभी छोड़ दें, इस ऑडिटर जनरल रिपोर्ट में ये सवाल नहीं है कि आपने सामान प्रोक्योर कहाँ से किया, आपने होर्डिंग्स के पैसे किसको दिए, वो एक और करप्शन की स्टोरी है। ठीक है, मेजरली प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो आपने एग्जिस्टिंग चीज़ें थी उनको करेक्टली एग्जीक्यूट नहीं किया। इसके ऊपर जनाब नून लीग का रिस्पॉन्स आ गया। अज़मा बुखारी साहब जो पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि ये जो ऑडिट जनरल की रिपोर्ट है अभी तक आई नहीं है, तो आप कैसे स्पेकुलेट कर सकते हैं। बड़ी उन्होंने अच्छी बात की, लेकिन कहती है अगर ये चीज़ें आ गई तो हम इस पर सख्त से सख्त एक्शन लेंगे। ये स्टोरी डेवलपिंग है, चंद दिनों में लग पता जाना है आपको कि जनाब सख्त से सख्त एक्शन आता है कि नहीं। लेकिन जो रमज़ान निगहबान इनका एक मार्की प्रोजेक्ट था, इसका तो आप समझे बेड़ा पार हो गया है। लाहौर न्यूज़ वैसे जहाँ पे स्टोरी चली थी वो दुनिया न्यूज़ का एक सब्सिडरी है जो मियां आमिर साहब के हैं, उनके मरासिम नून लीग गवर्नमेंट से काफ़ी ठीक हैं। तो स्टोरी के अंदर आप समझे हकीकत है तो ये चली है। ओवरऑल अगले 3, 4, 5 महीने में आप देखेंगे कि जब 1 साल, 1.5 साल, 2 साल कंप्लीट हुए नून लीग गवर्नमेंट के, तो मेजर स्कैंडल सामने आना शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने कहा था जनाब इसमें भी स्कैंडल है, उसमें भी स्कैंडल है, पहले साल में जो पीटीआई बैक चैनल्स होते हैं। लेकिन हमने कहा था कि वेट करें, जब एक गवर्नमेंट आती है वो पॉलिसीज़ बनाना शुरू करती है, उसकी रियलिटीज़ 2 साल, 2.5 साल, 3 साल बाद आती हैं। जितने लोग तारीफ़ करते हैं मरीम नवाज़ साहिबा की कि जनाब ये देखें स्कीम पे स्कीम अनाउंस कर रही है, उनको भी हम कहते थे कि जनाब आप जर्नलिस्ट का काम करें, गवर्नमेंट की हर वक्त खुशामद ना किया करें, गैर मुनासिब बात होती है। एक स्कीम अनाउंस करना और एक स्कीम का रिजल्ट आना डिफरेंट होता है। जो पहली स्कीम अनाउंस हुई थी रमज़ान निगहबान पैकेज, उसका रिजल्ट आ गया, रिजल्ट सरकार के फेवर में नहीं आया। इसी तरह आप अगले 3-4 महीनों में देखेंगे कि साल के सरकारी स्कीमों के बाद फ्रॉम बजट टू बजट जब एजी की रिपोर्टें सामने आएंगी उसमें सच निकल आएगा। उसकी वजह ये है कि आप जितना मर्जी डाटा को मैनिपुलेट करें, जितना मर्जी लोगों की आवाज़ दबाएं, डिपार्टमेंट्स अपना काम करते रहते हैं। एजी डिपार्टमेंट ने ऑडिट ठीक करनी थी क्योंकि उनको पता था कोई और मुतलका डिपार्टमेंट जो है अगर वो ये स्कैम अनकवर करेगा तो एजी पे उंगली आ जाती है, तो अपना काम कर देते हैं। हमारे यहाँ जर्नलिज्म इंक्रीज़ होने का फ़ायदा ये है कि अब कुछ लोगों ने एजी डिपार्टमेंट में नज़र रखी होती है, कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पर रखी होती है। असली तौर स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट की बीट कवर करता है। अब सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी हो वो रिपोर्ट करता है, लोगों को मिल जाती है वो खबर। तो इसी तरह ऑर्डर जनरल में भी लोगों की नज़र होती है, आपके अकाउंटेंट जनरल पर भी नज़र होती है, तो इस तरह खबरें निकल जाती हैं। बाकी हमारा हमेशा से शक था कि नून लीग की गवर्नमेंट जो है वो इनएफिशिएंट है, सिर्फ स्कीमें अनाउंस करने में अच्छी है। इवन के जो ये पुल शबाशी साहब जल्दी जल्दी बनवा लेते थे, ये भी इनकरेक्ट होते थे। लाहौर के अंदर जो कैवलरी का ब्रिज बना है वो इनकरेक्टली बना हुआ है, वो ट्रैफिक जैम्स को फर्दर प्रोपोगेट करता है, जिसकी वजह से आपको आगे महंगे अंडरपास बनाने पड़े ताकि आप कनेक्शन स्ट्रीम बेहतर कर सके। आपको यानी कि दोनों साइड पे अंडरपास बनाने पड़े, आपको उस ब्रिज से पहले भी फिरदौस मार्केट वाली साइड पे अंडरपास बनाना पड़ा, उस ब्रिज के बाद भी कैवलरी साइड पे अंडरपास बनाना पड़ा। तो आपकी प्लानिंग इनहेरेंटली इनकरेक्ट थी। जो मई का महीना हमारे लिए एंड हुआ है, ये मई का महीना विद पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स एंड हुआ है। नेगेटिव्स ये हैं कि हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं हो पा रहा इंटरनली स्पीकिंग। पॉजिटिव्स ये हैं कि हमने दुनिया को जो मैसेज दे दिया है कि हम अभी भी एक ज़िंदा जंगजू कौम हैं। इसके तहत हमें फंडिंग आना शुरू होगी, हमारे मामलात बहाल होना शुरू कर दें। अब इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं लोकली मैं आपको बताता हूँ। पीटीआई का मुकदमा और कमज़ोर होता जाएगा क्योंकि सरकार जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन से और स्ट्रेंथन होती जाएगी और ये पॉइंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन बनेगा पीटीआई के सपोर्टर्स के लिए। इसलिए इमरान खान साहब ने जो एहतजाज की कॉल दिया है, इसका जो रिज़ल्ट है मैं समझता हूँ कि वो हतमी होगा। या पक्ष या जो रिज़ल्ट है वो इमरान खान साहब के फेवर में गिरेगा या इमरान खान साहब का चैप्टर फॉर द नियर फोर्सिबल फ्यूचर परमानेंटली क्लोज हो जाएगा। मेरा अपना तज्जिया ये है कि चैप्टर क्लोज ही होगा। उसकी वजह यह है कि रियासत इस वक्त इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और उन्होंने इतने मुख्तलिफ महाज़ों पे फ्रंट खोला हुआ है कि ये कोई इशू नहीं है। जब वो बीएलए के साथ एक एक्टिव जंग लड़ रहे हैं, टीटीपी के साथ एक्टिव जंग लड़ रहे हैं, तो पीटीआई के सपोर्टर्स को कटेल करना उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उन्होंने जो हैवी हैंडेडनेस 2 साल में दिखाई है, गोलियाँ चलाना, कंटिन्यूसली शेलिंग करना, तो इसके बाद तो मेरा ख्याल है गुंजाइश नहीं है। तो ये एक मेजर टेस्ट होगा पीटीआई करंट लीडरशिप के लिए। और करंट लीडरशिप की बात करें तो आलिया हमजा साहिबा जो पंजाब की हेड हैं वो कैनवसिंग और कैंपेन कर रही हैं सियालकोट में, तो पीछे से एक लिस्ट जारी हो जाती है 4 लोगों की जो पंजाब के नए हेड्स सॉर्ट ऑफ बन जाते हैं। तो इन फाइटिंग मेजर चल रही है पीटीआई के अंदर, स्पेशली पंजाब की केडर के हवाले से, और केपीके में भी चल रही है। और एक आंख मचोली की गेम चल रही है बिटवीन इमरान खान साहब ने क्या कहा, मुख्तलिफ लोगों ने बाहर आके क्या किया। तो इस्टेब्लिशमेंट अपने इस गेम में काफ़ी सक्सेसफुल रही है, ये फैक्ट है, मेरा ओपिनियन नहीं है, दिस इज़ अ फैक्ट
कि वो कन्फ्यूजन करने में, रैंक्स ब्रेक करने में बहुत इफेक्टिव रहे हैं। अगर वो इफेक्टिव नहीं रहे तो अभी तक इमरान खान से डील बनाने में इफेक्टिव नहीं रहे, और इसका क्रेडिट इमरान खान साहब को जाता है। जो लोग कहते हैं जी इमरान खान साहब के पास कोई गया नहीं है, वो भी झूठ है। जो लोग कहते हैं जी इमरान खान साहब के तरले ले रहे हैं, वो भी झूठ है। पॉलिटिकल लीडर्स जब जेल में होते हैं उनकी कम्युनिकेशन एस्टैब्लिशमेंट के साथ खुली हुई होती है, बातचीत हो रही होती है, पैगाम आगे पीछे जा रहे होते हैं। क्लियरली जो 2 नो गो एरियाज थे 9 मई और करंट गवर्नमेंट को चलते रहने देना, इमरान खान साहब उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। आने वाले को पता चलेगा कि वो क्या करते हैं। अगर उनका ये जलसा कामयाब नहीं होता उसके बाद हम बता सकते हैं कि इमरान खान साहब बेंड करते हैं एस्टैब्लिशमेंट की विल को या नहीं। फिल वक्त वो नहीं किए, उसका क्रेडिट उनको जाता है। दुआ कीजिएगा मुल्क के लिए। इंटरनेशनली हमारा किरदार बेहतर हो रहा है, लेकिन इसकी वजह से मेरा तज्जिया ये है कि शायद लोकली हम और सख्त हो जाएं। ज़ाहिर है अगर दुनिया आपको मकबूल समझ रही है तो सॉर्ट ऑफ इग्नोर करती है आपकी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस लोकली। हमने पूरी दुनिया में देखा है, अमेरिका सऊदी अरेबिया की सारी उम्र ह्यूमन राइट्स वायलेशंस इग्नोर करता रहा है, कतर की भी करेगा, इसराइल की तो करता ही करता था। तो अगर अब अमेरिका भी, चाइना भी, रशिया भी आपके साथ मुआहदे कर रहे हैं तो लोकली आपके पास कोई इंटरनेशनल पावर नहीं इसको आप कह सकें जनाब कुछ हो सके। इनफैक्ट पीटीआई के लिए ये इंतहाई ख़तरनाक बनता जा रहा है। बीएलए के लिए तो था ही था, उनको तो उनके इंशाल्लाह रखेगी इस्टेब्लिशमेंट, लेकिन पीटीआई जो एक सियासी जमात है, खुदा ना खास्ता इस वेव ऑफ पॉपुलैरिटी इंटरनेशनल के नीचे उनको तुन ना दिया जाए। तो दुआ कीजिएगा जनाब के हमारी रियासती इदारे जो हैं वो नरमी से ही पेश आएँ लोगों के साथ। जो पॉलिटिकल पार्टियों में हैं, दहशत गर्दों को तो उनके रखें, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टियों में उन साथ नरमी से पेश आएँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि बेटर सेंस प्रिवेल करेगी ताकि मुल्क को जो फ़ायदा इंटरनेशनली हो रहा है वो एक्चुअली ट्रांसलेट हो लोकली। हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हम आपके लिए दुआ करेंगे। हमेशा की तरह आप सबका सुनने का शुक्रिया।